फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए, केवल एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और फिर हम लोग कुछ एडिटोरियल्स की बात करेंगे जो आपके मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, टॉपिक है कि एक ये नागोर्नो कारबाख क्षेत्र है। नागोर्नो कारबाख क्षेत्र, अब देखिए पहले बता दूं, ये मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूँ। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि ये नागोर्नो कारबाख क्षेत्र का संबंध है, नागोर्नो कारबाख क्षेत्र कहाँ पे है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। तो इसको आप अच्छे से कर पाएं, इसके लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इस क्षेत्र को आर्थार्श भी कहते हैं, आर्ट साक, तो इंग्लिश में ज्यादा आसान है याद रखना, आर्ट साक भी कहते हैं इसको। अब ये कहाँ पे है, देखिए कारबाख पर्वत श्रेणी में स्थित दक्षिण कॉकेशस जो पर्वत है, तो कारबाख पर्वत श्रेणी में जो दक्षिण कॉकेशस का हिस्सा है, उसका जो स्थल हिस्सा है या फिर कह लीजिए उसका जो लैंड एरिया है, वहां पे ये एरिया पाया जाता है। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। और देखिए, अभी ये न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि अजरबैजान, एक तरफ अजरबैजान है और दूसरी तरफ आर्मेनिया है, और बीच में ये क्षेत्र है जिसको लेके इन दोनों देशों के बीच में लड़ाइयाँ चला करती हैं। तो अजरबैजान और आर्मेनिया, इन दोनों देश के बीच में लड़ाइयाँ चला करती हैं इस क्षेत्र को लेके, इसलिए ये वर्तमान में चर्चा में है। अब देखिए, सामने आपके मैप है, अगर आपसे बाई चांस पूछ दिया जाए अजरबैजान के बारे में, तो आपको दिखाई दे रहा है कैस्पियन सी है इसके एक तरफ, रशिया है, जॉर्जिया है, ईरान है, टर्की है, यानी कि ये दोनों देश किस क्षेत्र में है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत की सबसे बड़ी नदियों में से है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है। तो ऐसे में जो गंगा नदी का पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या आ जाता है, गंगा नदी का पूरा जो पर्यावरण है, उसके जीव जंतु, उसमें होने वाले पेड़ पौधे, हर चीज आ जाती है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। तो हम लोग जानते हैं गंगा नदी का जो पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरणीय तंत्र है, वो काफी तेजी से नष्ट हो रहा है, और इसको बचाने के लिए ही नमामि गंगे जैसी कई सारी परियोजनाएं चलाई गई हैं। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी के बिगड़ते पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आप कुछ सुझाव दीजिए। तो अब ये तो सभी लोग लिख के आएंगे कि जो वाटर है उसको थोड़ा सा प्यूरिफाई करके साफ करके भेजा जाना चाहिए, इस तरह के प्लांट्स लगाने चाहिए जो पानी को साफ कर सके। लेकिन इसके कुछ दूसरे एस्पेक्ट भी होते हैं जो कुछ ही स्टूडेंट्स लिख के आते हैं, और जाहिर सी बात है जिसका आंसर थोड़ा यूनिक होगा उसको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो ये एडिटोरियल आपको एक दूसरी साइड्स को दिखाएगा, यानी कि और क्या चीजें हैं जो गंगा नदी के पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रही हैं। अब जैसे कि इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी हाल में जो रामनगर में रमना से होकर गुजरती गंगा नदी है, वहां पे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए काम कर रहा एक समूह है, जिसे एक विचित्र मछली मिली, जिसका मूल निवास हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका से बहने वाली अमेजन नदी है। यानी कि जो अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका की, वहां पे जो एक फिश पाई जाती है, मछली पाई जाती है, हाल में उसको भारत की गंगा नदी में देखा गया है। देखिए, आर्टिकल में कहा गया है कि ये जो मछली मिली है, वैसे तो ये बहुत सुंदर है, लेकिन इसके मिलने से थोड़ी सी चिंता उभरी है। चिंता इसलिए आई है क्योंकि देखिए, ये मछली क्या है कि अन्य मछलियों को खाती है, यानी कि ये शिकारी मछली है, दूसरी मछलियों को खा जाती है। लेकिन ये मछली क्योंकि स्वादिष्ट नहीं है, तो इसलिए जो हमारे मछुआरे वगैरह हैं इस मछली को नहीं पकड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस तरह की मछली की संख्या बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि इसका शिकार नहीं किया जा रहा है मछुआरों के द्वारा, और क्योंकि ये मछली दूसरी मछलियों को खाती है, तो ऐसे में क्या होगा, दूसरी मछलियों की संख्या कम होती जाएगी। यानी जितनी ज़्यादा ये मछली की संख्या बढ़ेगी इस तरह की शिकारी मछलियों की, उतनी ही दूसरी मछलियों की संख्या कम होगी। और गंगा नदी के पर्यावरण को बचाने के लिए नमामि गंगे परियोजना में जो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, हो सकता है उसका भी कोई लाभ ना निकल पाए, क्योंकि ये जो मछलियां हैं इस तरह की बाहर की आने वाली ये मछलियां, तो ये पूरे के पूरे पर्यावरण तंत्र को बिगाड़ देंगी नदी के। 6 साल पहले राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा करवाए गए सर्वे से पता चलता है कि गंगा की जो पारंपरिक मछलियां, यानी जो हमारे यहाँ की पारंपरिक मछलियां जैसे रीठा, बागड़, हील, इन सभी मछलियों में से ये जो छोटी मछलियां, इनकी 50 प्रजातियां गायब हो गई हैं, यानी समाप्त हो गई हैं। तो ये एक वैसे ही चिंता की बात है। जैव विविधता के इस संकट का कारण हिमालय पर नदियों में बांध तो है ही, यानी कि एक कारण तो हो गया कि जो हम लोग नदियों पे बांध बनाते हैं, वो तो एक कारण हो ही गया। दूसरा ये भी कारण हो गया कि ये जो विदेशी मछलियां हैं,
ये हमारी देशी मछलियों को खा के ख़त्म कर रही हैं और ये अब विदेशी मछलियाँ हमारी नदियों पे कब्जा कर रही हैं और जो हमारी देशी मछलियाँ हैं वो नष्ट हो रही हैं। अब देखिए इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि थाईलैंड, चीन, म्यांमार इन जगहों से कई सारे ऐसी मछलियों के बीज लाए जाते हैं जो तेज़ी से बड़ी हो जाती हैं, जो संख्या में ज़्यादा होती हैं। तो इससे क्या होता है, मुनाफा ज़्यादा होता है, जो मछली पालक हैं उन्हें ज़्यादा मुनाफा होता है। लेकिन इससे होता क्या है, अब ये जो बाहर से आने वाली मछलियाँ हैं, ये तेज़ी से बढ़ने वाली मछलियाँ, तो ये चारे को बहुत जल्दी ख़त्म कर देती हैं। यानी कि जो नदी के पूरे परिसंचरण तंत्र में या पूरी नदी में जो चारा है जिसे मछलियाँ खाती हैं, उसको ये विदेश से आने वाली मछलियाँ बहुत जल्दी ख़त्म कर देती हैं। तो हम सब डार्विन का सिद्धांत जानते हैं। ऐसे में क्या होगा कि ये जो छोटी छोटी मछलियां हैं, जो भारतीय मछलियां हैं, ये धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी। हकीकत में ये मछलियां स्थानीय मछलियों का चारा हड़पने के साथ ही छोटी मछलियों को अपना शिकार भी बना लेती हैं। इसमें देखिए कतला, रोहू और नैन जैसी देसी प्रजाति की मछलियों के अस्तित्व पे खतरा हो गया है। किसी भी नदी की से उसके मूल निवासी जलचरों के समाप्त होने का असर उसके समूचे पारिस्थितिकी तंत्र पर इतना भयानक होता है कि जल की गुणवत्ता, प्रवाह आदि नष्ट हो सकते हैं। यानी कि देखिए इनका, अगर ये हमारी जो देशी मछलियां हैं ये नष्ट हो जाएंगी तो इसका प्रभाव बहुत बुरा होगा हमारे पूरी नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पे, और नदी का जो जल की गुणवत्ता है, प्रवाह है, ये सब नष्ट हो सकता है। अब देखिए क्यों ये ऐसा हो रहा है। तो कई लोग जो है ये सुंदर दिखने वाली विदेशी मछलियों को बेचते हैं, क्योंकि लोगों को एक्वेरियम वगैरह रखना पसंद होता है घर में। तो इसके लिए इन मछलियों का पालन किया जाता है, क्योंकि ये मछलियां बिकती हैं आसानी से, लोग एक्वेरियम वगैरह में रखने के लिए इन मछलियों को खरीद ले जाते हैं। इसके साथ ही देखिए अंधाधुंध और अवैध मछली पकड़ना, प्रदूषण, जल अमूर्तता, गाद और विदेशी प्रजातियों के आक्रमण से भी गंगा में जो मछलियां हैं उनकी विविधता को खतरा पैदा हो रहा है और 29 से अधिक प्रजातियों को खतरे की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। यानी इन सब कारणों से गंगा की 29 से ज़्यादा प्रजातियां हैं जो खतरे में आ गई हैं। वैसे गंगा में देखिए जो सकर माउथ कैटफिश मिली है, इसका कारण क्या है? घरों में सजावट के लिए पाली गई मछलियाँ। क्या होता है देखिए, एक तो आपके घर में एक्वेरियम है, एक्वेरियम में आपके यहाँ तेजी से अगर मछलियाँ बढ़ेंगी, यानी ये मछलियाँ क्योंकि तेजी से बढ़ती हैं इनकी संख्या, आपके घर में एक्वेरियम में तेजी से मछलियों की संख्या बढ़ी और आप जाके इस मछली को नदी में छोड़ आए, तो अब ये क्या करेंगी? नदी में प्रजनन करेंगी ये मछलियाँ, यानी नदी में भी इनकी संख्या बढ़ेगी। इसी तरह से दूसरा क्या होता है, इन मछलियों को पालने के लिए तालाब वगैरह की व्यवस्था की जाती है, यानी बड़े बड़े तालाब वगैरह बनाए जाते हैं और उसमें इन मछलियों की खेती की जाती है। जब बाढ़ वगैरह आती है तो उन तालाबों के ऊपर नदी का पानी आ जाता है, यानी कि ये तालाबों का पानी और नदी का पानी मिल जाता है और इस तरह से इन तालाबों से होकर ये मछलियां नदियों में पहुंच जाती हैं। तो अब इसके ऊपर देखिए सुझाव क्या दिया गया है कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो इस तरह की जो आक्रामक प्रजाति वाली मछलियां हैं इनके अवैध पालन, प्रजनन और व्यापार के लिए कुछ नीति या कानून बनाए, जो कि अभी तक भारत में नहीं है।